तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी का शासनकाल रहा। तो दिल्ली सल्तनत में पहले आया गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और आखिरी लोधी वंश की स्थापना हुई। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़े थे कि वो मोहम्मद गौरी का मुख्य गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में डोर संभाली और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। हाँ, तो उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, मतलब लाखों का दान देने वाला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का ही सेनानायक बख्तियार खिलजी था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह गद्दी पर बैठा। वो 8 महीने ही गद्दी पर राज किया, क्योंकि ऐबक का नौकर या दामाद इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बंदायूं का गवर्नर था। ये इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाई। 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की प्राप्ति की। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, जिसकी नींव ऐबक ने डाली थी। इसने अपने शासन में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने इक्ता प्रणाली चलाई। इक्तादारी प्रणाली वह प्रणाली थी जिसमें सुल्तानों ने अपने प्रशासनिक, सैनिक व भू राजस्व व्यवस्था का संगठन किया। इक्ता का अर्थ है वह भूखंड जिसमें आने वाला भू राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन किया और उसे तुर्कान-ए-चिहलगानी का नाम दिया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वो एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवंचित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुल्लह पहनकर राज दरबार में आती थी। रजिया ने गैर तुर्कों को सामंत बनाने के प्रयासों से तुर्की अमीरों ने उसके विरोध किया और उसे बंदी बनाकर गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। फिर रजिया की शादी कराई गई अल्तुनिया नामक एक आदमी से। तो पुनः रजिया ने प्रयास किया
फिर से गद्दी पर बैठने की, लेकिन असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास हो गई। फिर बहराम शाह को भी बंदी बनाकर उसको 1242 ईस्वी में हत्या कर दी गई। उसके बाद 1242 ईस्वी में गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन मसूद शाह। 1246 ईस्वी में बलबन ने षड्यंत्र से उसे गद्दी से हटवा दिया और 1246 ईस्वी को उसने नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पे बैठाया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा व्यक्ति था कि वो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से करा दिया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। अब आते हैं बलबन पे। 1266 ईस्वी में बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। उसने तुर्काने चिहलगानी का विनाश किया था, जो कि इल्तुतमिश के 40 सरदारों का संगठन था। बलबन ने मंगोलों का आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की और सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश प्रथा की शुरुआत की। सिजदा मतलब होता है सर झुकाकर घुटने के बल सलाम करना, और पैबोश का मतलब लेटकर अपने सिर सुल्तान के कदमों में रख देना और सुल्तान उसे अपने हाथों से उठाता था। बलबन ने ही नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया। बलबन ने दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिनका नाम था अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमउद्दीन कैमुश था। तो यहीं खत्म होता है गुलाम वंश। आगे हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।